देखिए हम एनटीए के टेस्ट 51 और 52 के ज़ूलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर हम ले रहे हैं, ठीक है। 51 और 52 टेस्ट के, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 46, ये 52 टेस्ट से रिलेटेड है ना। जनरली मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है, तो हम पहले 52 के क्वेश्चंस जो आ रहा है उसको देख रहे हैं। नॉट रिलेटेड टू ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये हमें पहचानना है। तो देखिए इसमें ए ऑप्शन के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस लार्ज वेट बेयरिंग जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, बिल्कुल ठीक है। आर्टिकुलर कार्टिलेज इसके अंदर ख़राब हो जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें भी ऐसा ही होता है कि आर्टिकुलर कार्टिलेज ख़राब हो जाता है। डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है, ओल्ड एज में होती है, बिल्कुल ठीक है। तब इट इज़ कॉज ड्यू टू एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड, ये गलत हो गया। अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम होती है तब हम उसको गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं। हमें पता है आर्थराइटिस 3 टाइप की होती है। कौन कौन से टाइप्स हैं? एक तो ऑस्टियो आर्थराइटिस, एक गाउटी आर्थराइटिस और एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो जॉइंट इन्फ्लेमेशन को आर्थराइटिस कहते हैं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी आएगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 45। In case of mammals, testes are found in scrotal sacs outside the viscera because, मतलब outside the abdominal cavity, because हमें पता है ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। पहली चीज़, स्पर्मेटोजेनेसिस मैमल्स में 2 या 2.5 डिग्री 2 या 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर जो बॉडी से लेस है उसी पर कंप्लीट हो सकता है। तब इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस लोअर टेम्परेचर पर कंप्लीट होता है, तो यही ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ इज़ प्रोबेबली वेजिटेरियन विद ए ब्रेन कैपेसिटी बिटवीन 650 टू 800 cc। दोस्तों इस चॉइस से हमें सही आंसर मिल जाएगा। 800 और 650, इससे हम बिल्कुल सही आंसर का पता लगा लेंगे। तो देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस काफ़ी कम इसकी क्रेनियल कैपेसिटी। ल्यूसी बेबी, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस का ही एक दूसरा नाम है। होमो हैबिलिस, ये फर्स्ट होमिनिड है। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। क्रेनियल कैपेसिटी इसकी 650 टू 800 cc है। जावा मैन की इससे ज़्यादा है, मतलब 1100 cc तक हो सकती है, 900 cc तक हो सकती है। तो जावा मैन इससे ज़्यादा, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आंसर सी। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 47, क्वेश्चन नंबर 47 ले रहे हैं। सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट करेक्टली रिलेट्स टू बायोगैस एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस। देखिए पहली ऑप्शन क्या है? एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट इन सेटलमेंट टैंक्स या सेटलिंग टैंक्स ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। बिल्कुल सही है। एक्टिवेटेड स्लज जो नीचे की तरफ बैठ रही है उसमें, उसको हमने क्या पढ़ा था, वो फ्लॉक्स है। इसी को हम सेकेंडरी स्लज भी कहते हैं। क्या कहलाएगा? यही पार्ट सेकेंडरी स्लज भी कहलाएगा। तो सेकेंडरी स्लज इसी को हम बोलेंगे। तो इसी से ये करेक्ट ऑप्शन आ रही है, ठीक है। इसके अंदर फंगल और बैक्टीरियल मासेस हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ये सोर्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। बाकी ऑप्शंस भी देख लें। बायोगैस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, नहीं, एनारोबिक बैक्टीरिया से होती है। मिथेनोबैक्टीरियम इज़ एन एरोबिक बैक्टीरियम, नहीं, ये एनारोबिक बैक्टीरिया। बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस इस प्योर मीथेन, मीथेन के अलावा भी इसमें CO2, H2 वगैरह ये सब प्रेजेंट हैं। तो ये ऑप्शंस भी रॉन्ग हो गई। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। इसमें आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा सबको, तो ये डायग्राम देखिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग अ फिगर शोइंग बिलो, फिगर शोन बिलो।
दीज डिवाइसेज आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स। पहली चीज़ ये है क्या, तो देखिए ये हमें पता है, ये एक आईयूडी है ना, क्या दिया हुआ है ये एक आईयूडी है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। दीज डिवाइसेज आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना, बिल्कुल ठीक है। द डिवाइस इज कॉपर रिलीजिंग विच सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, बिल्कुल सही है, ये दोनों तो बिल्कुल सही आ रहे हैं। इट इज़ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल, हो सकता है। इट डिक्रीजेस फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स एंड मेक यूट्रस सूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। हमें इनकरेक्ट पहचानना है और यही इनकरेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को ये बढ़ाती है। तो एक बार फिर से मैं ऑप्शन देख लेता हूँ जो इनकरेक्ट है आईयूडी से रिलेटेड। ये जो डायग्राम है ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का दिया हुआ है। दीज डिवाइसेज आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना, बिल्कुल ठीक है। द डिवाइसेज इज कॉपर रिलीजिंग विद सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, बिल्कुल सही है। अब अगर ये आ रहा है तो यहाँ पर हमें आंसर भी याद रखना है, एग्जाम्पल भी याद रखना है। एक तो कॉपर टी हो सकती है, कॉपर 7 भी हो सकती है। इट इज़ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल, बिल्कुल ठीक है। फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को डिक्रीज़ करती है, नहीं इंक्रीज़ करती है। तो हम इस ऑप्शन को यहाँ पर गलत प्रूव कर रहे हैं, इनकरेक्ट है। ये जो डिवाइस है उससे रिलेटेड नहीं है। तो देखिए आप, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को बढ़ाने वाली आईयूडी ये कहलाती है लिपस लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। What is the requirement for having sampling ports in a bioreactor? सैम्पलिंग पोर्ट्स जो बायोरिएक्टर में होता है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? तो देखिए, विड्रॉइंग स्मॉल वॉल्यूम्स और कल्चर पीरियोडिकली, इंट्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, उसके लिए तो अलग होता है ना। पीएच कंट्रोल सिस्टम, उससे सैंपल नहीं निकलेगा, वो तो इनलेट है। सैम्पलिंग पोर्ट हमेशा एक आउटलेट होगा। तो रॉ मटेरियल डालना है तो भी एक इनलेट चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, इससे भी नहीं हो पाएगा। तो देखिए ये तीनों जो दिए हुए हैं, इन तीनों के लिए इनलेट्स अलग अलग होते हैं बायोरिएक्टर्स में। तब विड्रॉइंग स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ कल्चर टाइम टू टाइम निकालते रहना, ये सैम्पलिंग पोर्ट से रिलेटेड है। तब करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस आर अ मिसमैच? बैक्टीरिया, ब्लैक रॉट ऑफ कुर्सिफर। मेरे ख्याल से ये बॉटनी का क्वेश्चन आ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका आंसर आपको मनोज सर बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 88। द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप ऑफ फैमिली फैलिडी और कैनिडी इज कार्निवोरा, वाइल कॉन्वोवलेसी एंड सोलेनेसी कम अंडर द पॉलीमोनियल्स। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर बॉटनी से रिलेटेड है। तो ये हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 69 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 69। सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय अ substitution mutation at the 6th position of hemoglobin due to this mutation। देखिए 6th पोजीशन पर कौन मौजूद होता है? ये मौजूद होता है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड को कौन हटा लेता है? इसको हटा करके वेलिन आ जाता है। ग्लूटामिक एसिड इसको हटा करके वेलिन आ जाता है। अब देखिए ग्लूटामिक एसिड तो हमें पता है एसिडिक अमाइनो एसिड है,
वेलिन जो है वो एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, तब एसिडिक अमाइनो एसिड इज रिप्लेस्ड बाय न्यूट्रल अमाइनो एसिड। ग्लूटामिक एसिड एसिडिक है, वेलिन न्यूट्रल है, ये दोनों ही एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं, तो अपन इसको वहाँ से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। तब देखिए यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, इसमें बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल हो सकता है तब देखिए इसमें बेस्ट एग्जाम्पल यूनिसेलुलर ग्लैंड में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो सकती हैं। तो दोस्तों इसमें याद रखना है यूनिसेलुलर ग्लैंड में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यूनिसेलुलर ग्लैंड्स हैं, तब इसी के अंदर म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स, क्योंकि यूनिसेलुलर है इसलिए हम इसको सेल्स भी कह सकते हैं। क्या कहलाती है, इसको हम नाम देते हैं गॉबलेट सेल्स। ये म्यूकस का सीक्रेशन करती है थ्रू आउट एलिमेंट्री कैनाल, तो बीच बीच में ये सेल्स लगी हुई हैं एलिमेंट्री कैनाल में और गॉबलेट सेल्स के नाम से जानी जाती हैं। म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स का ये बेस्ट एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। बाकी सब जो है ये सब कंपाउंड ग्लैंड से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, मतलब एक से ज़्यादा कंपाउंड एपिथेलियम या उससे रिलेटेड ये एग्जांपल्स हैं। देखिए अब कॉकरोचेज आर ए टाइप ऑफ इंसेक्ट्स बिलोंगिंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड दीज आर डायोशियस। Their bodies divided into segments and further into larger parts. Both male cockroach and female cockroach have abdomen that has how many segments? Male cockroach 10 segment, female cockroach 10. Second option 10 और 12, 12 और 10, 6 और 6। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों के अंदर मेल और फीमेल दोनों में एब्डोमिनल रीजन 10 सेगमेंट से मिलकर के बना होता है। तो कॉकरोच के अंदर एक तो हेड होता है, दूसरा थॉरेक्स होता है और तीसरा एब्डोमेन है। ये 3 पार्ट हैं। हेड के अंदर 6 सेगमेंट्स मौजूद हैं, थोरासिक 3 सेगमेंट्स हैं, एब्डोमिनल रीजन या तो 10 होते हैं, ठीक है, या फिर ये 11 भी हो सकते हैं। अगर मैं इसको 11 लिख रहा हूँ तो ये एम्ब्रियो है या फिर लार्वा है, डेवलपिंग स्टेज में ऐसा हो सकता है। तो एम्ब्रियो या लार्वा की कैरेक्टरिस्टिक है। अदरवाइज़ एक एडल्ट कॉकरोच में टोटल 19 सेगमेंट्स ये प्रेजेंट होते हैं। कितने हैं? 19 सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं एडल्ट कॉकरोच के पास। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर 1 हो जाएगा, जिसमें दोनों में मेल और फीमेल दोनों में 10-10 सेगमेंट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन द मिल्क प्रोड्यूस्ड इज टर्म्ड एज फर्स्ट मदर मिल्क या अर्ली स्टेजेस ऑफ सीक्रेशन ऑफ मिल्क जस्ट आफ्टर द पार्टुरेशन। जो मिल्क प्रेजेंट होता है वो कोलोस्ट्रम कहलाता है, ठीक है। कोलोस्ट्रम ये कैसा है? ये येलोइश डिस्चार्ज होता है। कैसा होता है? येलोइश डिस्चार्ज। इसमें एक एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा मिलती है और ये एंटीबॉडी कहलाती है IgA, और इस IgA की वजह से ये येलोइश कलर का होता है।
तो बहुत ज़्यादा इसमें IgA की परसेंटेज है, इस वजह से ये येलो कलर का होता है। एक तो हमें ये याद रखना है, ठीक है। बेबीज़ मिल्क कहेंगे क्या इसको? नहीं बोलेंगे, तो ये वाली ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है। रोस्ट्रम ये भी नहीं बोलेंगे। कोलियोस्टिरम ऐसी कोई टर्म आपको नहीं सोचना है, तो कोलोस्ट्रम इसका करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इल्यूशन प्रोसेस करेक्टली फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग दैट फॉलोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इल्यूशन में क्या करते हैं, जो DNA हमने सेपरेट किया है ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, उस जेल को वहाँ से कट करते हैं और उसमें से जो DNA पीसेस हैं उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है किसका? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इल्यूशन में क्या होता है? सेपरेशन of the DNA from the gel plate। इसे हम इल्यूशन बोलेंगे। सेपरेट क्यों करते हैं? एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए कर सकते हैं, या फिर PCR में ले जाने के लिए उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। NCERT बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 66, स्वीट पोटैटो शोज होमोलॉजी टू। अब देखिए स्वीट पोटैटो और पोटैटो, ये पोटैटो जो हमें पता है ये स्टेम होता है, स्वीट पोटैटो जो है वो रूट होती है। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दोनों में स्टार्च स्टोर होता है। तो स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो तो आपस में एनालोगस हो गए। कोलोकेसिया अरबी को कहते हैं। जिंजर अंडरग्राउंड स्टेम है। अब देखिए करेक्ट ऑप्शन इसमें मेज़ है। क्यों? इससे रूट्स निकलती हैं, स्टिल्ट रूट्स, और रूट के पैरेलल स्वीट पोटैटो, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब होमोलोगस हैं, है ना। रूट्स हैं लेकिन दोनों का फंक्शन बिल्कुल अलग है। स्वीट पोटैटो का फंक्शन है, क्या फंक्शन है इसका? फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना, स्टार्च को स्टोर करना। मेज़ में स्टिल्ट रूट होती हैं जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रेजेंट है। तो होमोलॉजी इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। तो होमोलॉजी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 70, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द RU486। ये कल वाले टेस्ट में 51 टेस्ट का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। RU486 इसको इंडिया में MTP किट के नाम से बेचा जाता है और सिप्ला कंपनी इसको बेचती है। अब इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट एक जो आंसर दिया हुआ है वो रॉन्ग है, ठीक है। इसका ईस्ट्रोजन से कोई लेना देना नहीं है। ये RU486 प्रोजेस्ट्रॉन के रिसेप्टर्स पर जाकर के अटैच हो जाता है, प्रोजेस्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी को ज़ीरो कर देता है। तब जैसे ही प्रोजेस्ट्रॉन जो एक प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहलाता है वो अवेलेबल नहीं होता है तो अबॉर्शन आ जाता है। तो देखिए ब्लॉक द एक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एसेंशियल फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। तब देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन आंसर ए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करेक्शन नोट करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे नहीं है कि सब कुछ यहाँ पर सही दिया हो, करेक्शन है, तब आंसर ए इसमें सही माना जाएगा। आंसर ए जो है वो करेक्ट है, तो जो दिया हुआ है वो गलत है,
ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। फॉलोइंग आर इवेंट्स टेकिंग प्लेस फॉर ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन। इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज, इंक्रीज इन सर्कुलेटिंग ग्लाइकोजन, release of glucose from glycogen, decrease in blood glucose level. Select the option depicting the correct sequence of these events. सबसे पहले बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम होगा, उससे क्या होगा, उससे ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा और ये ग्लूकोज ब्लड के अंदर रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। ये ग्लाइकोजन सब सेल्स के पास मौजूद है, तब ये स्टोर्ड फॉर्म में है तो वहाँ से इसको रिलीज़ किया जाएगा। तब सबसे पहले ग्लूकोज लेवल का डाउन होना, ग्लाइकोजन को निकाला जाना, एक्टिव करना, फिर उसके बाद उसमें से ग्लूकोज रिलीज़ करके ब्लड के अंदर भेज देना। मतलब सबसे पहले तो ये हुआ और इसके बाद ये वाली इवेंट हुई, फिर इसमें से ग्लूकोज निकल गया और ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। तो ये सीक्वेंस ऐसे रहेगी, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया गया है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने पर किस तरह की मैकेनिज़्म काम कर रही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63। द पेशेंट इज़ गिवन एन एंटी वेनम इंजेक्शन फॉर स्नेक बाइट। अब एंटी वेनम क्या है? ये जो वेनम है ये एक प्रोटीन है। हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोटीन का कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करा रहे हैं एंटी वेनम से। एंटी वेनम एक इनहिबिटर मॉलिक्यूल है। तब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो एंटी वेनम है वो हमने पहले से बना रखा है और बनाने के बाद हम उसको स्नेक बाइट होने पर उस पर्सन के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। तो उस पर्सन ने एंटी वेनम बनाया क्या? नहीं बनाया, तो एक्टिव इम्यूनिटी तो नहीं होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये एंटी वेनम हमारी बॉडी में होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता। तो ये पैसिव इम्यूनिटी से रिलेटेड एक एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है, हम एंटी वेनम को हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं स्नेक बाइट के बाद, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करके स्नेक वेनम के इफ़ेक्ट को कम कर देता है, ख़त्म कर देता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। विच ऑफ दीज एपिथीलिया डजेंट हेल्प इन द सीक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये क्वेश्चन देखिए पहले भी आ चुका है। सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम से अच्छी ऑप्शन सीक्रीशन और एब्जॉर्प्शन को डिनाई करने के लिए नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? देखिए जैसे ये एक सरफेस और इस सरफेस पर ये फ्लैट सेल्स लगी हुई हैं। ये सेल्स बहुत ज़्यादा फ्लैट हैं और इस वजह से यहाँ पर हो क्या रहा है, ना तो कुछ कंटेंट इसमें एंटर हो सकता है, ऐसा कभी नहीं होगा, ना इसमें से कुछ निकाला जा सकता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ना तो इसमें कुछ एंटर हो सकता है, ना इसमें से कुछ निकाला जा सकता है। मतलब अंदर की तरफ सेल फ्लैट होने की वजह से इतना स्पेस नहीं है कि यहाँ पर कुछ स्टोर किया जाए। तो इसमें अपन कुछ स्टोर भी नहीं कर सकते, है ना, स्टोर नहीं होगा। और इससे कुछ सीक्रीशन ये भी नहीं होगा, ये दोनों स्टेप्स नहीं होंगे। तो ना तो स्टोर होगा ना सीक्रीशन होगा। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम से अच्छी ऑप्शन नहीं है। क्यूबॉइडल एपिथीलियम खूब ज़्यादा लिक्विड है, खूब ज़्यादा कंटेंट है, तो इससे दोनों फंक्शन किए जा सकते हैं। कौन से? सीक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के। कॉलमनर एपिथीलियम एलिमेंट्री कैनाल में ये फंक्शन करती है, तब सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम बेस्ट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 88। ऑल स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस आर करेक्ट एक्सेप्ट। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस किसको कहते हैं? देखिए ये एक न्यूरॉन है ना, और ये उसका एक्सॉन।
ये एक्सॉन की टिप पर टर्मिनल बटन, पीछे की तरफ ये एक और न्यूरॉन और ये उससे निकलने वाले डेंड्राइट्स। अब ये उसका एक्सॉन और ये उसकी ब्रांचेस। ये जंक्शन साइनेप्स न्यूरॉन टू न्यूरॉन जंक्शन है, ठीक है। तो इसमें हम दो टाइप पढ़ते हैं, एक ये कहलाता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस, दूसरा कहलाता है केमिकल साइनेप्सिस। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में होता क्या है, तो देखिए मैं इसी को बता रहा हूँ। ये प्री साइनेप्टिक फाइबर, ये पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर। यहाँ पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट ना के बराबर है। तब देखिए यहाँ से यहाँ तक इन दोनों न्यूरॉन को जोड़ती हुई गैप जंक्शन की ट्यूब्स मौजूद होती हैं। यहाँ से दूसरे न्यूरॉन तक ये गैप जंक्शन की ट्यूब्स प्रेजेंट है। मतलब ये है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट में है। कांटेक्ट का रीज़न क्या है, गैप जंक्शन। और इस वजह से क्योंकि दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तब इम्पल्स ट्रांसमिशन में आयनिक फ्लो बहुत फास्ट और बल्क में होता है। तब ये केमिकल साइनेप्स के कंपैरिजन में बहुत तेज़ी से इम्पल्स का ट्रांसमिशन करता है। तब इस तरह के जंक्शंस या साइनेप्सिस हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर ज़्यादा मिलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस के नाम से हम इसको जानते हैं। तो देखिए इसके लिए हमें रॉन्ग पहचानना है, कौन सा है। द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर वेरी क्लोज, बिल्कुल ठीक है, मैंने अभी डायग्राम में आपको बताया। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस द साइनेप्स इज़ वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन अलोंग ए सिंगल एक्सॉन, बिल्कुल ठीक है। जैसे एक सिंगल एक्सॉन के अंदर इम्पल्स जा रहा है, उसी स्पीड से इसमें साइनेप्स में निकल जाता है, तो ये भी सही है। इम्पल्स ट्रांसमिशन इज़ ऑलवेज फास्टर देन केमिकल साइनेप्सिस, बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस आर वेरी कॉमन इन आवर बॉडी, ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया एनसीईआरटी के हिसाब से। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। तो ये चीज़ इसके अंदर हमें ध्यान रखना है। तो ये मैंने डायग्राम इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस का बनाया है। Which of the following statement is correct regarding association areas in the cerebrum? एसोसिएशन एरिया कहाँ होता है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। लार्ज रीजन विच आर सेंसरी, जब एसोसिएशन बोल दिया तो सेंसरी कैसे हो गए, दोनों तरह के होंगे। इट इज़ प्रेजेंट इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये सही है काफ़ी हद तक। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंपल फंक्शंस ऑफ ब्रेन, नहीं, सारे फंक्शंस के लिए। इट इज़ प्रेजेंट इन रोम्ब एनसेफेलॉन, देखिए रोम्ब एनसेफेलॉन इसका ये पार्ट है क्या, तो ये रोम्ब एनसेफेलॉन का पार्ट नहीं है। अब रोम्ब एनसेफेलॉन किसको कहते हैं, ये एनसीईआरटी से बाहर का एक ये टर्म यहाँ पर पूछ ली गई है। तो हमें पता है हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, एक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन मीज़ेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन फोर ब्रेन प्रोजेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन मीज़ेंसेफेलॉन और हाइंड ब्रेन मेटेंसेफेलॉन, ये इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्रोजेंसेफेलॉन के 3 पार्ट हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स यानी राइनेंसेफेलॉन, फिर उसके बाद सेरिब्रम जो सबसे बड़ा पार्ट है, इसको
टेलेनसिफेलॉन बोलेंगे, और फिर उसके बाद सबसे पीछे वाला पार्ट ये कहलाएगा डायनसिफेलॉन, इसको थैलेमेनसिफेलॉन ये नाम देंगे। तो ये रोम्बेनसिफेलॉन जो है ये हमें हाइंड ब्रेन के अंदर मिलेगा। दोस्तों ये जो करेक्ट ऑप्शन है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसके अंदर ही एसोसिएशन एरियाज प्रेजेंट होते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ दीज डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल कॉकरोचेज इज़ करेक्ट। मेल और फीमेल कॉकरोच हमें ध्यान रखना है, दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो मेल और फीमेल कॉकरोच क्या इसकी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इसको हमें देखना है। तो इसके लिए मेल और फीमेल कॉकरोच ये हमें देखने पड़ेंगे क्या इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक लिए भी मौजूद है। देखिए, पहली ऑप्शन टेस्टिस इन मेल कॉकरोच इज लॉन्गर देन द ओवरी इन फीमेल कॉकरोच। टेस्टिस और ओवरी, इसकी अगर हम साइज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंस देखेंगे तो टेस्टिस थोड़े छोटे हैं, ओवरी ओवेरियोल की वजह से काफ़ी लंबी हो गई है। द मेल कॉकरोच हैज़ एनल सर्काई वाइल फीमेल कॉकरोच हैज़ एनल स्टाइल। बिल्कुल उल्टा लिखा है। एनल स्टाइल सिर्फ मेल कॉकरोच की कैरेक्टरिस्टिक है। किस में मिलेंगे, ये मेल की कैरेक्टरिस्टिक है। द मेल कॉकरोच हैज़ 1 क्रोमोसोम्स लेस देन द फीमेल कॉकरोच। फिर देखिए, द स्पर्मेथिकी इज फाउंड इन मेल कॉकरोच वाइल ootheca इज फाउंड इन द फीमेल कॉकरोच। देखो अब ये ऑप्शन करेक्ट है। याद करो, आप जेनेटिक्स में सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंसेक्ट्स इसको पढ़ते हो। इंसेक्टा में मेल जो होता है वो X0 मैकेनिज़्म को फॉलो करता है, और जो फीमेल है वो XX मैकेनिज़्म को फॉलो करती है। तो अगर हम सेक्स क्रोमोसोम के नंबर को चेक करें तो मेल के पास सेक्स क्रोमोसोम्स एक कम होता है, यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम कम है, फीमेल में एक ज़्यादा है। तो ये जनरल इंसेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसा लग रहा है कि ये कॉकरोच से रिलेटेड आंसर आएगा, नहीं, ये हमें लिंक करना पड़ेगा जेनेटिक्स से। तो हम सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज़्म इन इंसेक्ट्स जब हम उसको देखते हैं तो हमारी तरह उसमें कॉन्फ़िगरेशन होता है। हमारे पास XY क्रोमोसोम होता है, इनके पास X0 कंडीशन मेल को बनाती है, XX कंडीशन फीमेल को बनाती है। क्वेश्चन नंबर 86, द फॉलोइंग लिस्ट कंटेन्स सम कनेक्टिव टिश्यूज़, विच ऑफ दीज आर प्रेजेंट बीनीथ आर इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट को मसल से जोड़ने के लिए एरियोलर चाहिए होता है क्या? बिल्कुल होता है। एरियोलर का मॉडिफिकेशन एडिपोज बनाता है, बिल्कुल सही है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ये उसके नीचे मौजूद है, बिल्कुल सही है ना। मतलब डर्मिस में डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। तो तीनों ही टिश्यू इंटेग्यूमेंट के अंदर मिलेंगे, नीचे की तरफ मिलेंगे इंटेग्यूमेंट के, तब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ क्लीवेज इन ह्यूमन इज इट इज़ अ प्रोसेस टू कन्वर्ट जाइगोट टू गैस्ट्रोला। ठीक है, थोड़ी बहुत, लेकिन गैस्ट्रोला ही सब कुछ नहीं है, उससे आगे भी है। इट स्टार्ट्स वाइल द फर्टिलाइज्ड एग इज़ इन फैलोपियन ट्यूब, बिल्कुल सही है।
फेलोपियन ट्यूब से ये स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है? इसमस से भी हो सकता है। जनरली जो फर्टिलाइजेशन होता है उस फर्टिलाइजेशन के 30 आवर्स के बाद फर्स्ट फरो बनना स्टार्ट होती है। तो इसका ये मतलब है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन से ये ओवम या जाइगोट थोड़ा सा यूट्रस की तरफ जा चुका है। अब इट स्टार्ट्स व्हेन द एग रीचेस द यूट्रस। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये भी रॉन्ग है। इट इज़ आइडेंटिकल टू नॉर्मल माइटोसिस। नहीं, उससे भी अलग है। सिर्फ न्यूक्लियाई को लेकर के तो ये माइटोसिस है, बाकी साइटोप्लाज्म को लेकर के ये माइटोसिस नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर बी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द यूटराइन वॉल? पेरीमेट्रियम आउटर थिन कवरिंग ऑफ पेरिटोनियम। नहीं, ये तो यूट्रस की है। मायोमेट्रियम मिडल थिक स्मूथ मसल लेयर। किसकी? यूट्रस की, बिल्कुल सही है ना। तो पेरीमेट्रियम, मीजोमेट्रियम स्मूथ मसल लेयर बिलो द मायोमेट्रियम। नहीं, मायोमेट्रियम और मीजोमेट्रियम एक ही बात है, ये गलत हो गया, बाकी करेक्ट है।